हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 में एसएसटी पढ़ेंगे और हम हिस्ट्री का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये हमारे 4th चैप्टर का पार्ट भी है और हमारे चैप्टर का नेम है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आदिवासियों का क्या हुआ। तो अंग्रेजों के आने से पहले अनेक स्थानों पर आदिवासी मुखियाओं की अपनी पुलिस होती थी तथा जमीन और प्रबंधन के स्थानीय नियम भी खुद बनाते थे। कौन बनाते? वही लोग, मुखिया जो थे। परंतु अंग्रेजों के आने के बाद इनका ज़मीन पर मालिकाना हक जो था वो तो बना रहा, परंतु प्रशासनिक शक्तियाँ जो थी वो इनसे छीन ली गई थी। इन मुखियाओं को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। अब देखिए घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ। ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक स्थायी रूप से रहें और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह पर रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। इसीलिए अंग्रेज क्या करते थे, अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित जो स्रोत था वो भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। भील, गुजरात व अन्य कई क्षेत्रों में और नागालैंड जैसी कई जनजातियां घुमंतु कृषि करती थीं। इन्हें स्थायी रूप से बसाने के लिए अंग्रेजों ने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा और लगान तय किया। उन्होंने कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया। कुछ को तो मालिकाना हक दे दिया और कुछ के लिए उन्होंने क्या कर दिया, पट्टेदारी को जो है लागू किया। अब देखिए वन कानून और उसके प्रभाव क्या रहे उस समय। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगल के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने यह समस्या पैदा हो गई कि रेलवे स्लीपर्स यानी कि लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर पटरियां बिछाई जाती हैं के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। उन्होंने तय किया कि इन झूम काश्तकारों को ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और इन्हें वहाँ खेती करने के लिए भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी। इस तरह उन्होंने सस्ते श्रम को की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। यानी कि अब अपने वन नियम के लिए इन्होंने क्या किया, वन गांव बसा दिए। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार और जो है गैर कानूनी बताती रही थी। यानी कि सरकार ने जिन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया था उन्हीं नियमों के आधार पर चलते थे बहुत से। 1906 में 100 ग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। 19वीं सदी और 20वीं सदी के दौरान देश में विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियां, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार विद्रोह किए। क्यों किए थे? क्योंकि देश में ऐसी परिस्थितियां आ रही थी। 1831 से 32 में कौल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने विद्रोह किया था। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में यानी कि 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। अब हम यहाँ समझते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा का जन्म 1870 के दशक में मध्य में परिवार में हुआ था, एक मध्यम से परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता था। बिरसा के समर्थकों में क्षेत्र के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे। बिरसा ने अपने समर्थकों में क्षेत्र के दूसरे आदिवासियों संथाल और उराव शामिल थे। बिरसा ने अपने समर्थकों को दीकू, बाहरी लोगों के उत्पीड़न से आज़ाद कराने के लिए आंदोलन किया। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उसने मुंडा से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन व जादू टोनों में विश्वास ना करें। बिरसा ने ईसाई मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी विरोध किया। वे उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली नष्ट कर रहे थे। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत परेशानियां हुई। ये आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। यह आंदोलन ठंडा पड़ गया। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।